नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम फिजिक्स का लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो करेंगे। इससे पहले हमने लाइट के क्वेश्चंस किए हैं। अब इसके बाद मेनली 2 और लेक्चर्स इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स के टीजीटी नेचुरल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आपके फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क और एनर्जी इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी साइंस में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसमें ऑप्शंस देखो, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, ऑर्स्टेड, फैराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड, हेनरी ऑर्स्टेड। अगर पूरा नाम पूछा जाए तो H.C. ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। और इन्होंने 1820 में इसको डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था कि एक लॉन्ग कैरिंग करंट कैरिंग वायर था, उसके आसपास जब कंपास लेके गए तो उसमें डिफ्लेक्शन हुई, और इस कंपास के डिफ्लेक्शन से पता चला कि कुछ ना कुछ इफेक्ट वहाँ शो हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इस तरह से हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट। कि एक करंट कैरिंग सॉलिड स्ट्रेट करंट सॉलिड सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। जैसे आपको पता है सोलेनॉइड जो है वो इस तरह का होता है। इसमें इस सोलेनॉइड के अंदर में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है, मोर एट द एंड, देन एट द सेंटर, मिनिमम इन द मिडल, सेम एट ऑल पॉइंट्स, फाउंड टू इंक्रीज। तो अगर इसमें आपको पता हो मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर और अंदर रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अंदर में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता सबसे ज़्यादा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास कहाँ होती, तो आपको कह देते इसके पोल्स पे, एंड्स पे। बट इसके अंदर आपसे पूछा है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो सब जगह बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड, इट्स सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर आप इसको डायग्राम्स देखना चाहो तो ये देखो, ये सोलेनॉइड होता है। तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो है, इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ सेम रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब बनता है, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अगर 5 रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाए तो आपको पता है 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1/R5। ठीक है, क्योंकि ये सब सेम है तो इसको हम 5 टाइम्स 1/R लिख सकते हैं। और 1/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स 1, और R की वैल्यू क्या है 1/5। तो जब 1/5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25/1। तो R की वैल्यू हो जाएगी 1/25। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of same material has area of cross section. तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आप देखो ये क्या होता है, ρL/A। तो फर्स्ट कंडक्टर का लेंथ L है तो हमने L ले लिया, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और रो तो एक मटेरियल का सेम होता है। एक दूसरा कंडक्टर है जिसका सेम मटेरियल है तो रो सेम होगा, तो रो सेम है। L जो है वो 2L के बराबर है, एंड रेजिस्टेंस R ही है, रेजिस्टेंस भी R ही है। तो आपको A बताना है। अगर हम इसको A' मान लेते हैं यहाँ, तो अगर दोनों में कंपेयर करो क्योंकि R सेम है, तो ρL/A इज इक्वल टू ρ2L/A'। तो रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, तो A' जो है वो आपका 2A के बराबर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, assuming the temperature remains unchanged, the power dissipated will be। तो करंट और पावर के बीच में क्या रिलेशन आपको पता है। करंट और पावर अगर आप देखो तो पावर होता है आपका, और उस केस में I²
आर। ठीक है, तो अगर एक रजिस्टर्स में हम देखें आई स्क्वायर आर होता है पावर में, आर आपका चेंज नहीं किया गया, आई को चेंज कर दिया गया, तो अगर 100% चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2i। अगर पहले आई था तो हमारा आंसर आ रहा था ये, और अगर 2i कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2i स्क्वायर, तो 2i स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा आपका 4i स्क्वायर आर, तो 4 टाइम्स हो जाएगा पावर। तो नेक्स्ट नया जो पावर डिसिपेटेड होगा वो 4 टाइम्स होगा, बट आपसे पूछा गया है इंक्रीज इन पावर, तो पहले P था और अब 4P है, तो चेंज आया है 3P का, तो मीन्स P से 300 टाइम्स चेंज आया है। ओवरऑल पावर हो जाएगा 4P, बट पहले P था और बाद में चेंज पूछा है आपसे, इंक्रीज पूछा है, तो वो 3P। तो अगर हम इन करंट को इंक्रीज करेंगे 100% तो 300% इंक्रीज होगा पावर डिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसमें आपको हीट डिसिपिएटेड बताना है 4 ओम रजिस्टर्स का 5 सेकेंड में। अब आपको अगर हीट से रिलेटेड फार्मूला पता हो तो फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसके लिए आपको I पता होना चाहिए, तो I के लिए आपको यहाँ V पता है और रेजिस्टेंस ओवरऑल निकाल लेंगे। तो अगर सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 4 6 ओम, और वोल्टेज आपका 6 वोल्टेज दिया है, तो करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर, तो 6/6, तो 1 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो करंट अगर 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपको 4 ओम के अकॉर्डिंग बताना है, तो इसमें 1 का स्क्वायर 4 ओम इंटू टाइम है आपका 5 सेकेंड, तो 5 4 जा 20, तो 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, 3 2 ओम रजिस्टर्स ए बी सी आर कनेक्टेड एज शोन इन दिस, ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी दैट कैन विथस्टैंड मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वोल्ट विदाउट मेल्टिंग, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू 3 रजिस्टर्स। अब आपको इसमें मैक्सिमम करंट बताना है जो फ्लो कर सकता है तीनों रजिस्टर से। तो पहले अगर हम देखें तो आपको पावर दिया है, और पावर और इसमें रेजिस्टेंस दिया है, आपको पहले करंट निकालना है। तो करंट, पावर और रेजिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब अगर इसको हम पावर आपको गिवन है अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा P/R और इसका अंडर रूट, तो पावर है आपका 18 और R कितना है 2 और इसका अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, 9 का अंडर रूट 3, तो स्क्वायर रूट हो जाता है 3। तो करंट जो I की वैल्यू है वो कितनी हो गई 3 एम्पियर। तो अब आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू 3 रजिस्टर्स। तो अब आपको मैक्सिमम करंट निकालना है जो दोनों रजिस्टर से फ्लो होगा। अब अगर यहाँ देखो, आपको A में तो 2 ओम है, तो यहाँ से तो 3 एम्पियर ही जाएगा, इन दोनों में बताना। अब ये चूंकि आपके पैरेलल कनेक्शन में है और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होता तो हम अलग तरीके से निकालते। रेजिस्टेंस सेम है तो करंट दोनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल करंट 3 एम्पियर है तो दोनों में बराबर डिवाइड होगा, तो इसमें भी कितना करंट जाएगा 1.5 एम्पियर और इसमें भी 1.5 एम्पियर, और फिर दोबारा यहाँ पे जब आएगा तो ये 3 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस चेंज होता तो हम पहले वोल्टेज निकालते और तब हम अपना करंट निकालते रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, बट चूंकि यार रेजिस्टेंस सेम है तो इसलिए 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, यूज़ ऑफ फ्यूज़ का हम यूज़ करते हैं ताकि अगर ओवरलोडिंग हो तो जो फ्यूज़ में जो वायर है वो मेल्ट हो जाए और आसानी से सर्किट ब्रेक हो जाए और हमारे अप्लायंसेस बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको पता है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्टेज। अ फ्यूज ऑफ वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। तो अब आपको फ्यूज ऑफ वायर बताना है। अब पावर से रिलेटेड आपको फॉर्मूला एक पता है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, I निकालना है, तो I हो जाएगा P/V।
ठीक है। पावर दिया है आपको 1 किलोवाट, तो 1 × 1000, और आपका वोल्टेज है 220। तो जब आप इसको निकालोगे तो 22, या इसको आप करो 50/11, जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर। तो 4.5 एम्पियर, तो अप्रॉक्सीमेटली हमको कितने एम्पियर का स्विच चाहिए होगा उसके लिए? 5 एम्पियर। तो अ फ्यूज वायर ऑफ 5 एम्पियर मस्ट बी यूज्ड फॉर दैट। तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, a current of 1 ampere is drawn by a filament of electric bulb. The number of electrons passing through a area of cross section of filament is 16 सेकेंड। तो पहले टोटल चार्ज निकाल लो। तो आपको पता है Q = IT, ठीक है। तो I है 1 और टाइम है 16, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 16 कूलम। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और आपको 16 कूलम में पूछा है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1/1.6 × 10⁻⁻19। और अगर 16 में पूछेगा तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 10, ये आ गया 10, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻+19, और ये 1, तो मिला के हो जाएगा 20। तो 10⁻20, ये पावर में है दोस्तों, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी। तो 10⁻20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक एमीटर व्हेन शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू इज एडेड इन। तो गैल्वेनोमीटर क्या है कि बहुत कम वैल्यू का जब करंट हमको निकालना होता है, मिली एम्पियर्स करंट निकालने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसको ऐड करते हैं हम पैरेलल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल, ओनली ए। नेक्स्ट, विच डायोड इज यूज एज वोल्टेज डायोड। तो वोल्टेज रेगुलेटर में जो वोल्टेज यूज होती है उसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं, और इसलिए जो डायोड यूज होता है उसको कहा जाता है जेनर डायोड। नेक्स्ट है आपका वेबर इज यूनिट ऑफ। तो वेबर किसका यूनिट है? इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका यूनिट होता है वेबर। और CGS यूनिट, अगर ये तो आपका जो MKS यूनिट है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट पूछा जाए तो वो होता है मैक्सवेल। जो मैक्सवेल साइंटिस्ट है उनके नाम पे रखा गया था, मैक्सवेल। तो ये भी आपको बहुत बार पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट मैक्सवेल, और वेबर इज अ यूनिट ऑफ MKS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, अ वायर ऑफ मास 0.4 किलोग्राम एंड लेंथ 1.6 मीटर कैरीज अ current of 3 ampere around the wire a uniform magnetic field is present, find the magnitude of magnetic field। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ वायर, और इसके बीच का एंगल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो। बी जहाँ पे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट, और एल है आपका लेंथ ऑफ वायर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। बस ये आप याद रख लो। तो अगर आप यहाँ ध्यान देखो, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स हो जाएगा आपका BIL के बराबर। तो बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बी हो जाएगा आपका F/IL। तो F होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगा आपका G, तो M इंटू जी, और IL, I है आपका करंट, करंट कितना है 3 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें जब वैल्यूज़ रखोगे, जब इसमें से हम वैल्यू रखेंगे देखो, तो B आ जाएगा आपका, M आपको दिया है कितना, M मास है आपका 0.4 किलोग्राम, 0.4 इंटू 9.8 अपॉन में 3 इंटू, जब आप इसकी वैल्यू रखोगे इसकी IL कितना है 1.6, तो जब आप इसको निकालोगे तो ये इस पावर से 4 जा, ये 2 करोगे तो ये 4.9, ठीक है। तो इधर आप करो तो 3 2 जा 6, और ये 4.9 है,
तो इसको 49/60 आप लिख सकते हो। तो जब इसको आप निकालोगे तो आंसर आएगा लगभग 0.82। तो और इसकी यूनिट जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है टेस्ला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और आंसर आ जाएगा 0.82 टेस्ला। नेक्स्ट है 1 गॉज। गॉज क्या होता है, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने की यूनिट होती है। तो 1 गॉज मीन्स में टेस्ला होता है 10⁻⁻⁴। तो 1 गॉज इज इक्वल टू जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग हम इसके आसपास मानते हैं। तो 1 गॉज इज 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये आपको पता होना चाहिए, आंसर ए। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ द एडवांटेज दैट इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करंट नहीं ड्रॉ करता, तो इसका आंसर है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं होता। और बाकी अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो इसका हम अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए लेते हैं। मीटर ब्रिज भी अननोन रेजिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर आपका करंट जो बहुत कम करंट होता है उसको पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है जब बहुत ही कम ईएमएफ पता करते हैं, तो बहुत ही कम नो करंट इसमें ड्रॉ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इंडक्शन है दोस्तों, कंडक्शन लिखा है, इंडक्शन है, इंडक्शन। दो फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन करंट इज इंड्यूस। तो जो करंट इंड्यूस होता है एक कॉइल में ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तो इसमें कौन से लॉ से फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑब्जर्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड रूल, मीन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आपको इसमें चीज़ ध्यान रखनी है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल लगभग सेम है कि जब आप थंब, मिडल फिंगर और फोर फिंगर को प्रेजेंट करते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड रूल देखते हो तो लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है या डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। दोनों सेम ही है। जो आपका अगर आप थंब आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो लेफ्ट हैंड में जब हम यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड में यूज़ होता है हमारा फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए, और राइट हैंड में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो राइट हैंड में वो करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए। नेक्स्ट है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग होता है आपका 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये बस आपको याद रखना है। मेनली जो BH अर्थ का, एक्चुअल में अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये आपको पता होना चाहिए, आ जाता है, ये पिछली बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 फाइंड द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी बहुत कम है। तो कम रेजिस्टिविटी मेनली किन की होती है, वो मेटल्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल्स। और अगर आपको है देख लो 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम मीटर होती है मेटल्स की, या कंडक्टर्स जो हैं गुड कंडक्टर्स। उसके बाद 10⁻, और इंसुलेटर्स की होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। और इसके बीच में हो गए आपके सेमीकंडक्टर, तो ये होते हैं इंसुलेटर्स की। तो इन्हीं दोनों का पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टिविटी होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा, और हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो इंसुलेटर्स होंगे, लो रेजिस्टेंस होगा तो वो कंडक्टर्स होंगे और मेटल्स होंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने जो किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, हेंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, HC ऑरस्टेड। नेक्स्ट हु स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसको अगर ऑप्शन देखें तो इसका आंसर है मैक्सवेल। मैक्सवेल, इसकी को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है, कॉर्कस्क्रू रूल, कि जब आप एक स्क्रू को टाइट करते हो तो जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू जा रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है।
जो स्क्रू का डायरेक्शन है वो स्क्रू का जो मूवमेंट है वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो स्क्रू और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्रू के चारों ओर जो पाथ है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ आयरन। तो कोर ऑफ आयरन के लिए मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है आपका सॉफ्ट आयरन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि हम उससे काम करवा सकते हैं ना। नेक्स्ट इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर एंड, मतलब जब आप एक सोलेनॉइड में डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हो एक पर्टिकुलर एंड से, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब अगर आपको इस तरह का करंट दिख रहा है, मतलब इस तरह डायरेक्शन जा रही है, इस तरह का डायरेक्शन जा रहा है, तो ये कौन सा पोल दिखाई देता है, ये आपको दिखाता है नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्थ पोल। और अगर आपको ऐसा दिखाई देता है, इस तरह से जाते हुए, और ये आपको इस तरह से दिखाई देता है, तो ये हो जाता है साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज होता है आपका साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो वो होता है आपका नॉर्थ पोल। तो इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज एंड है, तो आपका नॉर्थ पोल। ये अगर आप देखो डायग्राम में इस तरह का सोलेनॉइड होता है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखो तो इस तरह से आप देखो, तो ये साउथ, और ये क्लॉकवाइज है तो साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। और इसी को हम क्लॉक फेस रूल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, पूछ लेता है काफ़ी बार। नेक्स्ट है एन आयरन बार विद कॉइल्स ऑफ वायर अराउंड इट विच एक्ट एज टेम्परेरी मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू वायर इज कॉल्ड। तो जब भी एक आयरन कोर जिसके आसपास कॉइल ऑफ वायर हो और जब उससे हम करंट पास करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही करंट बंद होता है वो फिर उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो ये आज का वीडियो था हमारा। इससे ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते नहीं है, अधिकतर इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप थोड़े बहुत और रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर व्यूइंग दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and do follow Science Bunkers.